हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और ये रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2024 के लिए 13वां क्लास होने वाला है और इन 13 क्लासों से पहले हम लगभग 12 क्लास करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 12 क्लासों को नहीं देखा है तो इन 12 क्लासों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो और इस 13वें क्लास को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस 13वें क्लास के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 13वें क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता हो। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि संगीत, आवाज और नृत्य का सही वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। और मेरे भाई वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखिए यहां पर। देखिए मेरे भाई, जब भी एग्जाम के अंदर आपको वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन शब्दों को ध्यान से देखना है जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है और उन शब्दों के अंदर आपको रिलेशन देखना है कि उन शब्दों के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन यदि आपको पता चल जाएगा तो इस प्रकार के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व करोगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, हम वेन डायग्राम बनाएंगे किन किन शब्दों से। तो पहला शब्द है संगीत, दूसरा शब्द है आवाज और तीसरा शब्द है नृत्य। तो इन 3 शब्दों से हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम तैयार करेंगे। तो यहां पर अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन तीनों शब्दों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे संगीत और आवाज के बीच में। तो क्या संगीत और आवाज इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, संगीत और आवाज इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो संगीत होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, आवाज होता है। इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे किसके अंदर, आवाज और नृत्य के बीच में। तो क्या आवाज और नृत्य इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, आवाज और नृत्य के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर संगीत और नृत्य के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या संगीत और नृत्य के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, संगीत और नृत्य के बीच में भी कोई भी रिलेशन नहीं है। अब इतना हमें पता चल गया। वेन डायग्राम कैसे तैयार करेंगे तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, अभी आपने बताया कि जो संगीत होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, आवाज होता है। तो यहां पर देखिए पहला आरेख तो हम बनाएंगे किसके लिए, आवाज के लिए। फिर देखिए दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, संगीत के लिए। अब यहां पर देखिए संगीत क्या है, एक प्रकार की आवाज है। तो संगीत एक प्रकार की आवाज है तो संगीत आ जाएगा किसके अंदर है, आवाज के अंदर है। तो देखिए दूसरा आरेख हम बना देंगे किसके लिए, संगीत के लिए। ठीक है, यानी कि ये आरेख तो हो जाएगा किसके लिए, आवाज के लिए, और ये वाला आरेख हो जाएगा संगीत के लिए। ठीक है, अब तीसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, नृत्य के लिए। लेकिन अभी आपने बताया कि नृत्य का संबंध ना ही तो आवाज के साथ में है और ना ही संगीत के साथ में है, यानी कि जो नृत्य है वो आवाज और संगीत से क्या है, अलग है। तो यहां पर देखिए तीसरा आरेख हो जाएगा यहां पर किसके लिए, नृत्य के लिए। यानी कि ये तीसरा आरेख हो जाएगा नृत्य के लिए। यानी कि आपका 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और मेरे भाई आपके एग्जाम में लगभग सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे
करेंगे तो वो देखिए आपके एग्जाम में जब भी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में आपको दिया गया है 2 के बाद में 4 के बाद में 16 के बाद में 256 और 256 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 2 से यहाँ पर 4 लिखा गया है, कैसे, तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है इस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद में देखिए 4 के बाद में कितना लिखा गया है 16, तो 4 से 16 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ पर देखिए 16 लिखा गया है। इसी प्रकार से देखिए 16 से आगे कितना लिखा गया है 256 अब 16 से 256 कैसे लिखा गया है, तो यहां पर भी ध्यान से देखिए इस 16 का स्क्वायर करके यहां पर लिखा गया है 256 यानी कि 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, अब देखिए 256 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो वो देखिए यहां पर इस सीरीज के अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, यानी कि पहली संख्या से अगली संख्या लिखी गई है स्क्वायर करके, यानी कि यहां पर कंटिन्यू चल रहा है, पहली संख्या से अगली संख्या लिखी गई है स्क्वायर करके, फिर उससे अगली संख्या का स्क्वायर करके उससे अगली संख्या लिखी गई है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो यहां पर भी मेरे भाई कंटिन्यू कर देंगे कैसे, तो यहां पर हम कर देंगे 256 का स्क्वायर। अब 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको 256 का स्क्वायर नहीं आता है और 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगभग 40 से ऊपर स्क्वायर या क्यूब नहीं आते होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे मेरे भाई, यहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, 256 का गुणा कर लेना है 256 के साथ में। ठीक है, तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर हम कर देंगे 256 का गुणा किसके साथ में, 256 के साथ में, तो 256 का गुणा 256 के साथ में करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 65,536। ठीक है, अब हमें देखना है कि 65,536 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 65,536 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स और साथ में बेसिक कंप्यूटर के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको जीके, जीएस, साइंस, बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और मेरे भाई इन 21,000 क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। अब जो भी बच्चा ये पीडीएफ लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है और इन 21,000 क्वेश्चनों के अलावा आपको लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और मेरे भाई लगभग आपको यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको लगभग 22,500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इन 22,500 क्वेश्चनों के अलावा इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी जीके, जीएस, साइंस, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर भरे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखिए मेरे भाई जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो सोल्व करने का बहुत ही
शानदार तरीका है और यदि ये तरीका आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व करोगे। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न के अंदर कौन कौन से तरीके लगते हैं तो वो देखिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पता करना है कि यहाँ पर GROUP को यहाँ पर TILF के कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर GROUP इसको यहाँ पर TILF के लिखने के कौन कौन से तरीके हैं तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर ये वाले अल्फाबेट लेटर हैं, इनसे ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे जा सकते हैं कैसे, या तो इनके अंदर कुछ संख्या को जोड़कर लिखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, तो जो ये वाले अल्फाबेट लेटर हैं इनको देखिए ध्यान से कि इनको क्रॉस करके ये वाले अल्फाबेट लेटर तो नहीं लिखे गए हैं। और तीसरा तरीका है कि जो ये वाले अल्फाबेट लेटर हैं इनके विपरीत ये वाले लेटर तो नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। ये 3 तरीके आपको लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर देखिए कि इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, जो ये वाले अल्फाबेट लेटर हैं और ये वाले अल्फाबेट लेटर हैं इनको ध्यान से देखिए कि यहां पर हुआ क्या है। तो देखिए यदि आपको अल्फाबेट लेटर अच्छे से याद है तो आप इस तरह के प्रश्न को फटाफट से सोल्व करोगे। तो यहां पर देखिए जी का विपरीत होता है टी, तो यहां पर लिखा गया है टी। उसके बाद में देखिए आर का विपरीत होता है आई, तो यहां पर लिखा गया है आई। फिर देखिए ओ का विपरीत होता है एल, तो यहाँ पर लिखा गया है एल। फिर देखिए यू का विपरीत होता है एफ, तो यहाँ पर लिखा गया है एफ। उसके बाद में देखिए पी का विपरीत होता है के, तो यहाँ पर लिखा गया है के। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो देखिए दिन 2 अल्फाबेट लेटर का टोटल योग कितना हो जाए, 27 हो जाए, समझना वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है जी और जी का विपरीत क्या है टी। तो यहाँ पर देखिए जी का नंबर होता है 7 और टी का नंबर होता है 20। अब देखिए इन दोनों अल्फाबेट लेटर की संख्या को टोटल करिए तो 7 और 20 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखिए टोटल योग कितना आ गया, 27 है, यानी कि एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। अब यहां पर एक बार और देख लीजिए मेरे भाई, यहां पर देखिए क्या है आर। अब आर का विपरीत क्या है आई, तो यहां पर देखिए आर का नंबर होता है 18 और आई का नंबर होता है 9। तो 18 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी कि ये भी एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। अब यहां पर आप आसानी से बता सकते हैं कि STUDY को क्या लिखा जाएगा। तो हाँ सर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि STUDY को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इनका क्या करेंगे, विपरीत याद करेंगे। तो यहां पर देखिए यहाँ पर S का विपरीत क्या होता है, तो S का विपरीत होता है H, ठीक है। फिर देखिए क्या है T का विपरीत क्या होता है, तो T का विपरीत होता है G, तो यहाँ पर हम लिख देंगे G। फिर क्या है U का विपरीत क्या होता है, तो U का विपरीत होता है F, तो यहाँ पर हम लिख देंगे F। फिर क्या है D का विपरीत क्या होता है, तो D का विपरीत होता है W, तो यहाँ पर हम लिख देंगे W। फिर क्या है Y का विपरीत क्या होता है, तो Y का विपरीत होता है B, तो यहाँ पर हम लिख देंगे B, यानी कि STUDY को लिखा जाएगा HGFWB। अब हमें ध्यान से देखना है कि ये वाले अल्फाबेट लेटर हमें किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए HGFWB ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनिए। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से असंगत विकल्प कौन सा है। और इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे NTPC एग्जाम 2024-25 के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखिए मेरे भाई जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखना है और यह पता लगाना है कि इन चारों विकल्पों में से असंगत विकल्प कौन सा है। तो कैसे पता करेंगे वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई
सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में हमें क्या दिया गया है 39 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व किया गया है कैसे। तो सबसे पहले देखिए यदि हम 39 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो यहाँ पर देखिए 3 + 9 कितना हो जाएगा, तो 3 और 9 हो जाएगा 12। ठीक है। इसी प्रकार से ऑप्शन बी के अंदर देखिए, ऑप्शन बी के अंदर कौन सी संख्या है 35 है। तो 35 की भी दोनों संख्याओं को आपस में जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए 3 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा 8। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, ऑप्शन सी के अंदर संख्या दी गई है 37 है। तो 37 की भी दोनों संख्याओं को आपस में जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए 3 + 7 कितना हो जाएगा, तो 3 और 7 हो जाएगा 10। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन डी के अंदर जो संख्या दी गई है इसको, ऑप्शन डी में कौन सी संख्या दी गई है 41 है। तो मेरे भाई 41 की भी दोनों संख्याओं को जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए 4 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर इन चारों में से असंगत विकल्प कौन सा दिख रहा है, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए 12 क्या है, सम संख्या है। 8 भी क्या है, सम संख्या है। 10 भी क्या है, सम संख्या है। क्या 5 सम संख्या है, तो नहीं सर 5 सम संख्या नहीं है। 5 क्या है, विषम संख्या है। तो इसलिए इन चारों में से देखिए 3 तो क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और जो ये ऑप्शन डी है ये 3 से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि असंगत हो जाएगा। और असंगत का ही हमें क्या करना है, चुनाव करना है। तो इन चारों में से असंगत विकल्प हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर इस पहली आकृति में यहां पर 39 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि इस दूसरी आकृति में यहां पर 60 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर ज्ञात करेंगे कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पता करना है कि यहाँ पर इस पहली आकृति में यहाँ पर 39 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर 39 लिखा गया है कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया है, इस 7 को और इस 6 को, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 7 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, तो 7 और 6 आपस में मिलकर बन जाएगा कितना 13। फिर क्या किया गया है, इस तीसरी संख्या इस 3 का क्या किया गया है, इस 13 के साथ में गुणा किया गया है। तो 13 तिया कितना हो जाएगा, तो 13 ये हो जाएगा 39। और मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर 39 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि दूसरी आकृति में 60 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 3 को और इस 12 इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 3 और 12 कितना हो जाएगा, तो 3 और 12 मिलकर हो जाएगा 15। अब इस 15 का गुणा कर देंगे किसके साथ में, इस तीसरी संख्या 4 के साथ में। तो 15 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए 60 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो अब आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हाँ सर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 6 को और इस 18 को दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 और 18 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 6 और 18 मिलकर हो जाएगा 24। अब इस 24 का गुणा कर देंगे किसके साथ में, इस तीसरी संख्या इस 2 के साथ में। तो 24 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो 24 दुआ कितना हो जाएगा, तो 24 दुआ हो जाएगा 48। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या
भरी जाएगी 48। अब हमें देखना है कि 48 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 48 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इससे आगे जीके, जीएस, साइंस, बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है। ठीक है, और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है आयरन धातु, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम धातु, ऑप्शन सी है कोबाल्ट धातु, और ऑप्शन डी है कैल्शियम धातु। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 में, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 370 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहां पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, हड्डियों और दांतों में कैल्शियम का मुख्य रूप कौन सा है? ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम फास्फेट, और ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हड्डियों और दांतों में कैल्शियम का मुख्य रूप होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है, और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, क्वांटम कंप्यूटर में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि क्वांटम कंप्यूटर में किस सिद्धांत का उपयोग होता है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम मैकेनिक्स सिद्धांत का उपयोग होता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपना पहला मिशन चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है वर्ष 2006 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2008 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2010 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 2012 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपना पहला मिशन चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया था? तो यहां पर देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन है बी, यानी कि इसरो ने अपना पहला मिशन चंद्रयान प्रथम 2008 के अंदर लॉन्च किया था। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स के बीच कौन सा बंध होता है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स के बीच कौन सा बंध होता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स के बीच बंध होता है हाइड्रोजन बंध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बोरॉन धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ब्लू इकोनॉमी का संबंध है महासागरों और समुद्रों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर के किस घटक को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? ऑप्शन ए है रोम मेमोरी को, ऑप्शन बी है रैम मेमोरी को, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क को और ऑप्शन डी है एसएसबी को। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर के रैम घटक या रैम मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से यूएनएफसीसी का उद्देश्य क्या है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि यूएनएफसीसी का उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय महिला ने पहली बार ऑस्कर पुरस्कार जीता था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय महिला भानु अथैया ने पहली बार ऑस्कर पुरस्कार जीता था। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई देखिए, यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रश्न का आंसर यदि आपको पहले से आता हो तो उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर देने की कोशिश करें, ठीक है? तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा यौगिक एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है मीथेन। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा यौगिक एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो आयोडीन यौगिक होता है वो एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व कहाँ खोजा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व कहाँ खोजा गया है। तो यहाँ पर देखें, चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व खोजा गया है जम्मू कश्मीर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से मेटावर्स किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो मेटावर्स है ये संबंधित है वर्चुअल रियलिटी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस, साइंस, बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 21,000 क्वेश्चनों के पीडीएफ को आप ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। और इसी के साथ में इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स और बेसिक कंप्यूटर की क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा। और इन 21,000 क्वेश्चनों के अलावा आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 1500 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ अलग से फ्री दिया जाएगा। ठीक है, अब जितने भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन 21,000 क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी है केरल राज्य में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के केरल राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स और बेसिक कंप्यूटर के साथ में रीजनिंग के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।